नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृषि का हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं राजस्व लेखपाल की परीक्षा के लिए, उसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका जो भाग 4 है, भाग 4 को आज हम देखेंगे। आज से दोस्तों हम कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हमारा जो 3 वीडियो था कृषि का, लगभग हमने 3 वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने डिटेल में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे कृषि से रिलेटेड, उसको हमने डिस्कस कर लिया था पिछले 3 वीडियो में। तो आज से हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ये सभी जो इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज होंगे, कृषि के मोस्ट सेलेक्टेड एमसीक्यूज होंगे, जिनके बहुत ही ज़्यादा चांसेज होंगे आपके परीक्षा में लेखपाल की पूछे जाने के। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल और सितंबर अक्टूबर के महीने में काटी जाती है, यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सी फसल है जिसकी कटाई सितंबर अक्टूबर महीने में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल जो होती है, इसकी जो कटाई होती है सितंबर अक्टूबर महीने में कर ली जाती है। और बोया कब जाता है इसको? तो जून से जुलाई का जो महीना आपका होता है, जून से जुलाई के महीने में जो है खरीफ की फसलों को बोया जाता है, और सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस फसल को काट लिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मतलब ये जो खरीफ की फसलें होती है ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है खरीफ के अंतर्गत? तो धान हो गया, सोयाबीन, अरहर, उड़द, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, ये सभी इंपॉर्टेंट फसलें आती हैं खरीफ की फसल के अंतर्गत। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसका जो मैंने डिटेल्ड लेक्चर है उसको अपलोड कर दिया है, उसको आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बाकी के आपके 3 वीडियो, पहले 3 वीडियो हैं, उनको आप सबसे पहले जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उन 3 वीडियो को देख लेंगे तो आप आसानी से इन एमसीक्यूज का जवाब दे सकेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि उन 3 वीडियो को आप सबसे पहले जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर महीने में की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे लेखपाल की परीक्षा में। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी जो रबी की फसल है, इसकी बुआई आपकी होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, और कटाई कब होती है? तो अप्रैल और मई के महीने में जो है इसको काट लिया जाता है रबी की फसल को। तो इसे आप याद रखिएगा, जो रबी की आपकी फसल होती है यह अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है, और इसकी कटाई जो होती है हो जाती है आपकी अप्रैल मई के महीने में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, गेहूं हो गया, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, ये सभी इंपॉर्टेंट रबी की फसलें हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्या कह रहा है यहाँ पे? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो बाजरा आपकी खरीफ की फसल है, ज्वार भी आपकी खरीफ की फसल है, बाजरा हो गया आपका, ज्वार हो गया। इसके अलावा आपकी जो मूंग है यह भी खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों जो है आपकी खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि यह आपकी सरसों किसकी फसल है? तो सरसों आपकी रबी की फसल है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन कौन सी है? तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर, यानी कि उपयुक्त सभी जो फसलें हैं रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा आपकी हो जाएगी सरसों हो गया, चना हो गया, आलू हो गया, मसूर हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट रबी की फसलें हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है कृषि की सबसे प्राचीन विधि? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि कौन सी जो है इसमें से कृषि की सबसे प्राचीन विधि है, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कृषि की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। जो स्थानांतरित कृषि होती है यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है भारत की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तथा यह जो स्थानांतरित कृषि होती है इसको जो है कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं हम। कर्तन या दहन कृषि भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको पैड़ा कृषि भी कहा जाता है, पैड़ा कृषि भी इसको कहा जाता है। तो इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा जो पिछला 3 वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको इन सभी कृषि की पद्धतियों के बारे में डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा समय आपका नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं केवल ज़्यादातर आंसर पर ही फोकस करते हुए चलूँगा। अगर आपको डिटेल में नॉलेज लेना है इन सभी फैक्ट के बारे में तो आप पिछला मेरा 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि का अवयव है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा अवयव जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो दिए गए तीनों जो अवयव हैं, हरी खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया, पशु अपशिष्ट, ये जो तीनों आपके हैं ये आपके जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अवयव हैं। तो इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी अवयव आपको मिलेंगे जैविक कृषि के। कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार यहाँ पे। तो हरी पत्ते की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, जैविक खाद, पशुपालन, जैविक प्रबंधन और फसल का चक्रीकरण, ये सभी इंपॉर्टेंट जैविक कृषि के अवयव हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आपको बताना है। तो वृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश आपको मिलेगा क्यूबा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। वृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है क्यूबा। ये सभी जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, अभी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। डिटेल वीडियो जो मैंने कृषि का अपलोड किया हुआ है उसमें आपको ये सभी जो फैक्ट हैं आपको ऑलरेडी कवर कराए गए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि आप पिछले 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो भारत का पहला जैविक राज्य घोषित हुआ था सिक्किम, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है 100% सही है। भारत का पहला जैविक राज्य था सिक्किम। यह कब घोषित किया गया था? जनवरी 2016 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में जैविक कृषि को अपनाने वाला प्रथम देश था क्यूबा। तो दोनों नॉलेज आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल यानी कि सीडवीड पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसकी घोषणा जो है इस वर्ष का जो आपका 2021-22 का बजट पेश किया गया था इसमें की गई थी। तो यह मुख्यतः समुद्री शैवाल कृषि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य में जो है एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल यानी कि सीवीड पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। तो आप इसे याद रखिएगा। यह सीवीड फार्मिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति के अंतर्गत किसानों के द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन भी किया जाता है? तो यह कौन सी पद्धति है? तो इस पद्धति का नाम है एक्वापोनिक पद्धति, यानी कि एक्वापोनिक कृषि जो होती है इसके अंतर्गत जो किसान होता है वह पौधों को उगाने के साथ साथ मछली का पालन भी करता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, एक्वापोनिक कृषि। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ट्रक फार्मिंग का अधिकांशतः प्रयोग किस देश में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो ट्रक फार्मिंग होती है इसका जो अधिकांशतः प्रयोग आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो आपका अमेरिका देश है यहाँ पे मुख्यतः इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ट्रक फार्मिंग विधि का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। अब यह ट्रक फार्मिंग विधि होती क्या है? तो ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत होता है फलों, सब्जियों और फूलों की जो खेती है जो है इसके अंतर्गत जो है एक विशेष प्रकार का ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फलों की खेती के लिए, फूलों की खेती के लिए और सब्जियों की खेती के लिए जो है एक विशेष प्रकार के ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। यह कृषि की एक नवीन तकनीक है जो मुख्यतः अमेरिका में देखने को मिलती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, खैरा निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खैरा जो है किस में लगने वाला एक प्रमुख रोग है? तो आप ध्यान दीजिए। खैरा में लगने वाला मतलब खैरा जो है यह धान की फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धान की फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है खैरा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, धान का एक अनुसंधान संस्थान भी है, कटक में मिलेगा आपको। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा उड़ीसा के कटक में। इसे भी आप याद रखिएगा। जो आपका केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा उड़ीसा के कटक में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन जो निम्नलिखित में से किस फसल में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा। जो ग्लूटेन नामक प्रोटीन आपको मिलेगा किस फसल में? तो गेहूं की फसल में आपको देखने को मिलता है ग्लूटेन नामक प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन जो आपका है
बी 100% सही है, ग्लूटेन जो है आपको मिलेगा गेहूं की फसल में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको उस फसल का नाम बताना है जिसको जो है व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना की संज्ञा दी जाती है। तो सफेद सोना जो है कहा जाता है कॉटन को यानी कि कपास को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी, यानी कि कपास जो फसल होती है इसको हम सफेद सोना के नाम से जानते हैं। तथा ये जो कपास है यह एक देशज पौधा है, भारत का देशज पौधा है। आप इसे जानते हैं कि सर्वप्रथम जो है कपास उगाने का जो श्रेय है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको जो है सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में भी जो है कपास के फसल का उल्लेख मिलता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा कपास जो है भारत का एक देशज पौधा है तथा इसको जो है सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत में गन्ने के प्रजनन का जो कार्य है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो है गन्ने के प्रजनन का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयम्बटूर कहाँ आपको मिलेगा? तो तमिलनाडु में मिलेगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा 1912 में इसके लिए जो है गन्ना प्रजनन संस्थान की भी स्थापना की गई थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की भी स्थापना की गई थी इसी के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस फसल को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का जो स्वर्णिम तंतु है किस फसल को कहा जाता है? तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो स्वर्णिम तंतु है गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, यह कहा जाता है आपका जूट को, यानी कि ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत का स्वर्णिम तंतु है जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन फाइबर ऑफ द इंडिया, यह हम कहते हैं किसको? तो जूट की फसल को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तथा जो जूट है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में जूट की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस फसल का, मतलब आपको बताएं भारत जो है निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक राष्ट्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, दलहन का, यानी कि जो पल्सेज होती हैं, जो दलहन होती हैं, इनका भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक राष्ट्र, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दलहन का जो है भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। और भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में कॉफी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। वहीं कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर है? तो चाय बोर्ड का, यानी कि जो आपका चाय बोर्ड है, भारतीय चाय बोर्ड है, उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। और भारत में कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्या कह रहा है देख लीजिए प्रश्न। 1 से 2 हेक्टेयर वाली भूमि जोत को हम क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये सभी मैंने आपको बताया था किस प्रकार की जोत कहाँ पे पाई जाती है, किस प्रकार की जोत का क्या आकार होता है, उसको मैंने आपको डिटेल वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो 1 से 2 हेक्टेयर वाली जो भूमि होती है उसकी जोत को हम क्या कहते हैं? तो सीमांत जोत, सॉरी यहाँ पे छोटी जोत हो जाएगा। यानी कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि वाली जोत को हम कहते हैं छोटी जोत, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और आपका जो सीमांत जोत होता है उसमें 1 हेक्टेयर से कम भूमि को रखा जाता है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को हम सीमांत जोत कहते हैं। और 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाली जोत को हम छोटी जोत कहते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। मध्यम जोत में क्या आता है? तो मध्यम जोत में आपका जाता है 4 से लेके 10 हेक्टेयर तक की भूमि वाली जो जोत होती है उसको हम मध्यम जोत कहते हैं। और बड़ी जोत में आपका क्या हो जाएगा? 10 हेक्टेयर या इससे अधिक की भूमि वाली जो जोत होती है उसको हम कहते हैं बड़ी जोत। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा भारत में सबसे ज़्यादा जो जोत आपको मिलेगी सीमांत जोत, यानी कि भारत में जो सीमांत किसान है उनकी संख्या आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में सबसे ज़्यादा जो किसान है किस प्रकार के किसान आपको देखने को मिलेंगे पूछा जा रहा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के किसानों की संख्या है? तो सीमांत जोत वाले किसानों की जो संख्या है भारत में सबसे ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। सीमांत जोत वाले किसानों की जो संख्या है भारत में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, करनाल बंट
रोग किस फसल का है आपको बताना है। तो करनाल बंट जो रोग है आपको मिलेगा किस फसल में, तो करनाल बंट आपको रोग मिलेगा देखने को गेहूं की फसल का यह रोग है। मेनली जो गेहूं की फसल होती है उसी का रोग होता है करनाल बंट, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी 100% सही है। गेहूं की फसल का रोग है करनाल बंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गोल्डन राइस में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपको बताना है। तो जो आपका गोल्डन राइस होता है इसमें विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। गोल्डन राइस में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत को एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स मतलब आपको बताना है भारत की जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है। तो भारत के एग्रो इकोलॉजिकल जोन की कुल संख्या कितनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा भारत में कुल जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है इनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी कितनी, तो 20 है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है। यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र भारत में कितने हैं, तो टोटल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र भारत में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत में कुल 20 जो हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। यानी कि अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेता एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या भारत में कितनी है, तो इसका आंसर आपका अलग हो जाता। तो भारत में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इनकी संख्या 15 थे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में कुल 15 हैं और भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या टोटल 20 है, तो दोनों आपको याद रखना है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल आपसे पूछी जा रही है कौन सी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है वो कौन सी है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मक्का। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही, जो मक्का की फसल होती है वर्ष भर बोई जाती है, तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा मक्का, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है सन 2004 में जो है सन 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया, तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। सन 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में कृषि विपणन का कार्य करने वाली मुख्य संस्था आपसे पूछी जा रही है। तो भारत में जो कृषि विपणन यानी कि कृषि की मार्केटिंग का जो कार्य है सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रमुख संस्था वो आपको मिलेगी नाफेड। ये सभी नाफेड जो है यह सबसे मेन संस्था है जिसके द्वारा कृषि विपणन का कार्य भारत में किया जाता है, तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे नाफेड है, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम नाफेड कहते हैं। इसका पूरा नाम को याद रखना है। इसकी जो स्थापना थी गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर सन 1958 को की गई थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तथा 2 अक्टूबर 1958 इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है और विजेंदर सिंह। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, भूलने नहीं। इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यह कृषि विपणन की सर्वोच्च संस्था है भारत की। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या है, देख लीजिए, फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया था 1 अप्रैल सन 2016 को। राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 अप्रैल सन 2016 को भारत में फसल बीमा योजना को शुरू किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यह जो है आपका कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण करना वर्ष में 2 बार, यानी कि वर्ष में 2 बार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका निर्धारण कौन करता है, तो आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी। यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, तथा नवीन प्रकाश सिंह इसके चेयरपर्सन है वर्तमान में। आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है कहाँ पे मिलेगा, बीकानेर में। बीकानेर आपको मिलेगा राजस्थान में। तो
बीकानेर में आपको मिलेगा जो है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, यानी कि राइट आंसर आप क्या हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन डी आपका 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है मिलेगा आपको करनाल हरियाणा में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, हरियाणा के करनाल में आपको मिलेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा धान की एक अच्छी प्रजाति है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, धान की प्रजाति है माही सुगंधा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राज 3077 किसकी प्रजाति है? तो अगेन राज 3077 जो है गेहूं की प्रजाति है। तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं की प्रजाति है राज 3077। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। कृषि का जो MCQs का ये वीडियो है, इसका अगला भाग जो होगा उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। उसमें भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे जो कि कृषि से रिलेटेड होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।